everyone. In this session, we will discuss about the solution of motion of the unit laws of motion. So let's start our discussion here. The first question is: a particle of mass m, it moves with velocity v, strike the stationary particle of mass 2m and sticks to. तो एक पार्टिकल है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी के साथ जा रहा है, और जो दूसरा पार्टिकल है वो स्टेशनरी पार्टिकल है जिसका मास 2 है। ठीक है, ये क्या है, रेस्ट पे, स्टेशनरी है ना ये। तो ये जब इसकी तरफ जाएगा तो कोलाइड करेगा, कोलाइड होने के बाद वो क्या हो गया, स्टिक हो गया। यहाँ पे ये दोनों मासेस कंबाइन हो गए, m+2 है। तो स्पीड जो है इस सिस्टम की पूछी गई है। अब ये जो स्टिक हो चुके हैं, इसकी स्पीड हम मान लेते हैं कि कितनी है, v1 है। अब हमें यहाँ पे v1 की वैल्यू बतानी है कि कितनी हो। तो यहाँ पे क्योंकि एक्सटर्नल फोर्स जो है वो कोई नहीं लग रही है, एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंगुलर लीनियर मोमेंटम जो है वो क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। मोमेंटम हम कैसे फाइंड करते हैं, मास इनटू गति। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट पार्टिकल का मास m है, वेलोसिटी उसकी v है, प्लस सेकंड पार्टिकल 2m मास है उसका और वो रेस्ट पे है, इट इज इक्वल टू, तो फाइनल सिस्टम है उसका मास कितना है, 3m, और उसकी वेलोसिटी कितनी है, v1। तो यहाँ से हमें ये रिलेशन मिला, ये मास m से m कैंसिल हो गया, v1 की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से, v/3। तो जो सिस्टम की स्पीड है वो इतनी मिलेगी। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास, फॉर ए बॉडी मूविंग विद द कांस्टेंट स्पीड इन हॉरिजॉन्टल सर्कल व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिमेन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या है, एक बॉडी जो है वो हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रही है, जिसका रेडियस हम ले लेते हैं कि r है। ठीक है, तो वो कांस्टेंट स्पीड के साथ जा रही है, मतलब हर पॉइंट पे, अगर वो यहाँ पे है तो उसकी स्पीड क्या होगी, v ही रहेगी। यहाँ पे पहुंची तो स्पीड v है। हर पॉइंट पे जो स्पीड है उसकी कांस्टेंट हमें बताना है कि कौन सी क्वांटिटी जो है इनमें से कांस्टेंट। तो अब देखो यहाँ पे सबसे पहला है वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, इसका मैग्नीट्यूड भी है प्लस डायरेक्शन भी है ना। मैग्नीट्यूड तो फिक्स है, स्पीड तो फिक्स दी गई है, यानी कि डायरेक्शन को देखना पड़ेगा। अब हर पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, पार्टिकल की डायरेक्शन जो है वेलोसिटी की ऐसे चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, यानी कि वेलोसिटी जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी, अगर दोनों में से कोई एक चीज भी चेंज हो गई तो वेलोसिटी क्या होगी, चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं रहेगी, ऑप्शन जो ए है वो हमारा आंसर नहीं है। नेक्स्ट बात किया गया है एक्सलरेशन का। एक्सलरेशन देखो अभी यहाँ पे क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, कांस्टेंट स्पीड से ये पार्टिकल जा रहा है, तो यहाँ पे टेंजेंशियल एक्सलरेशन तो 0 मिलेगी इसको, ये स्पीड कांस्टेंट है। सिर्फ एक ही एक्सलरेशन बची, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बची यहाँ पे, और अगर नेट एक्सलरेशन निकालेंगे वो भी कैसे निकालते हैं हम, सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन के इक्वली आ जाएगी। ठीक है, टेंजेंशियल एक्सलरेशन क्यों 0 है, क्योंकि स्पीड कांस्टेंट है, कि वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या है, कांस्टेंट है। तो ये जो टेंजेंशियल एक्सलरेशन होती है वो हमें तभी मिलती है जब हमारा जो मैग्नीट्यूड है वो चेंज हो रहा हो। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन है, इस पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी, अलोंग द रेडियस, ऐसे लाई करेगी। सेंट्रीपिटल एक्सलरेशन बी पॉइंट पे ऐसे होगी, इस तरह से। ठीक है, और इस पॉइंट पे अगर आ गई तो ये ऐसे पॉइंट आउट करेगी, इस पॉइंट पे आई तो ऐसे पॉइंट आउट करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो एक्सलरेशन है वो भी हमारा क्या है, कांस्टेंट नहीं है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो भी कांस्टेंट नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, तो जो लास्ट ऑप्शन है दैट इज काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होता है, हाफ mv²। ये जो v है ये यहाँ पे क्या है, स्पीड है, स्पीड कांस्टेंट है, मास भी चेंज नहीं होता, हाफ ये से कांस्टेंट नंबर ही है ये। तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या मिलेगी हमें, कांस्टेंट। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पार्टिकल ऑफ मास 10 किलोग्राम इज मूविंग इन द स्ट्रेट लाइन इफ इट्स डिस्प्लेसमेंट x विद द टाइम t इज गिवन बाय। तो ये t3 नहीं है, ये t³ है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल जो है वो ये है हमारे पास, देन फोर्स एक्टिंग ऑन इट एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड इज। हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है। ठीक है, कि एट द एंड ऑफ 4 सेकेंड कितनी फोर्स मिलेगी। फोर्स हमारे पास क्या होता है, मास इंटू एक्सलरेशन।
एक्सेलरेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, डबल डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यानी कि मुझे यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो पहले मैं डबल डेरिवेटिव निकाल लूँ, मेरे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ये डिस्प्लेसमेंट है मेरे पास। तो dx बाई dt जब हमने निकाला, ये हमारे पास क्या आएगा, 3t² - 2। डबल डेरिवेटिव इसका निकाला, वो हमें क्या मिला, दैट इज 60। तो ये एक्सेलरेशन की वैल्यू आ गई मेरे पास। अब फोर्स क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है, 10 किलोग्राम, और एक्सेलरेशन की वैल्यू 6 इंटू टी। टी कितना है, 4 सेकेंड, तो यहाँ पे टी की वैल्यू 4 फिल कर देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 240। ऑप्शन बी मिलेगा इसका आंसर। नेक्स्ट है, अ लाइट स्ट्रिंग पासिंग ओवर अ स्मूथ लाइट पुली कनेक्ट्स टू ब्लॉक्स ऑफ मासेस m एंड कैपिटल M वर्टिकली। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या गिवन है कि एक पुली है, ठीक है, लेट्स से इसके अबाउट क्या है, ये लाइट स्ट्रिंग है, ऐसे जा रही है। तो ये लाइट स्ट्रिंग के साथ क्या है, दो मासेस अटैच है, इसका मास स्मॉल m, इसका मास कैपिटल M ले लेते हैं। इफ द एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम इज g/8, तो सिस्टम की एक्सेलरेशन यहाँ पे g/8 गिवन है। देन रेशियो ऑफ मासेस जो है वो हमसे पूछा। हम पहले सिस्टम की एक्सेलरेशन का एक्सप्रेशन निकाल लेते हैं, क्या होगा यहाँ पे। लेट्स से जो कैपिटल मास है वो बड़ा है, ठीक है, स्मॉल से, तो ये जो है ये बड़ा है। अब इस मास को मैंने बड़ा लिया, तो इसका मोशन नीचे की तरफ होगा, ठीक है, और ये ऊपर की तरफ जाएगा, ये एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ। अब हम फोर्सेस देखते हैं, यहाँ पे कौन कौन सी फोर्सेस लगेगी। वेट की वजह से फोर्स नीचे की तरफ लगेगी, और स्ट्रिंग में टेंशन फोर्स इस तरफ लगेगी, और यहाँ पे इसकी वेट की वजह से फोर्स इस तरफ लगेगी, और टेंशन फोर्स इस तरफ। ठीक है, अब मैं फोर्सेस को बैलेंस करके यहाँ पे इक्वेशन लिख रही हूँ। जो ब्लॉक है मास m का, ठीक है, इसमें देखते हैं कौन सी फोर्स लग रही है। ये देखो, इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है, ठीक है, ऊपर की तरफ जा रही है ये, तो ये टेंशन फोर्स जो होगी वो बड़ी मिलेगी। तो T माइनस m इंटू जी, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सलरेशन। जो दूसरा ब्लॉक है जिसका मास कैपिटल M है, उसके लिए अगर इक्वेशन लिखना हो, ये ब्लॉक नीचे की तरफ जा रहा है, तो नीचे वाली फोर्स जो है वो बड़ी होनी चाहिए। तो कैपिटल M इंटू जी माइनस टी इज इक्वल टू कैपिटल M इंटू ए। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। जब ऐड किया, ये टी से टी कैंसिल हो गया, ये टर्म्स बची, कैपिटल एम जी माइनस एम जी, इट इज इक्वल टू एम ए प्लस कैपिटल एम ए। यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल लेते हैं। ए कॉमन ले लिया जी, यहाँ से ए कॉमन ले लिया मैंने, ठीक है। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या मिली, कैपिटल एम माइनस एम अपॉन कैपिटल एम प्लस एम इंटू जी। ये सिस्टम की एक्सेलरेशन आ गई मेरे। अब ये कितनी गिवन है, g/8, वो यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं। कैपिटल M माइनस एम, कैपिटल M प्लस एम, और ये g से g कैंसिल हो गया, ये रेशो आ गई 1/8, और ये एक्सप्रेशन हमें मिल गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे हमें मिलेगा ये 8 इंटू कैपिटल M माइनस 8m, तो इस तरफ ले आए 9m, तो इस तरफ ले आए m को, ये 7m। तो m अपॉन m की रेशो हमारे पास, मासेस की रेशो कितनी मिल गई, 9/7। तो ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास m collide against a wall with velocity v and it rebounds with the same speed, its a change in momentum is। तो एक बॉडी है जिसका मास m है, v स्पीड के साथ वेलोसिटी के साथ जा रही है, आगे क्या है, एक बॉल है, ये मान लो बॉल है, तो ये इस तरफ आगे की तरफ जा रही है, ठीक है। तो अगर आगे की तरफ जा रही है, इसको मैं x डायरेक्शन ले लेती हूँ, तो ये x एक्सिस के लॉन्ग आगे की तरफ जा रहा है। जब ये बॉडी आगे जाएगा, ऐसे गया, यहाँ से ये क्या हुआ, कोलाइड किया, कोलाइड करने के बाद ये रिबाउंड, रिबाउंड मतलब सेम स्पीड के साथ वापस आ गया, इस तरफ आ गया। स्पीड सेम है बट डायरेक्शन तो ऑपोजिट हो गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, हमें मोमेंटम चेंज निकालना है। तो मोमेंटम चेंज जो है वो किसके इक्वल कैसे निकालते हैं, फाइनल वैल्यू ऑफ मोमेंटम माइनस इनिशियल वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या आएगा, मास इंटू वेलोसिटी, और डायरेक्शन किस तरफ है इसकी, माइनस आई कैप, फिर रिबाउंड होके डायरेक्शन ऑपोजिट हो गई, ठीक है।
इनिशियल मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, और किस डायरेक्शन में जा रहा है, एक्स डायरेक्शन में, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। ठीक है, अब हम चेंज निकाल लेते हैं यहाँ पे। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास क्या आ गया, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम है एम वी माइनस आई कैप, और ये इनिशियल मोमेंटम एम वी आई कैप। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2 mv आई कैप। अगर मैं यहाँ पे मोमेंटम का मैग्नीट्यूड निकालूं तो ये मिलेगा ऑप्शन ए। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द एक्शन एंड रिएक्शन। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, दे एक्ट ऑन द डिफरेंट बॉडीज। ये तो स्टेटमेंट सही है। ठीक है, जैसे मान लो ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट है, ये सेकेंड ऑब्जेक्ट है, ये फर्स्ट ऑब्जेक्ट इस पे क्या लगा रही है, फोर्स लगा रही है, मान लो इस तरफ। तो ये फोर्स आ गई किसके ऊपर, बी के ऊपर, ड्यू टू ए। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एक्शन। अब ये जो बी बॉडी है ये रिएक्शन देगी, ये क्या करेगी, ये भी इस पे फोर्स लगाएगी ऐसे, कि मान लो इस डायरेक्शन में लगेगी फोर्स इस पे। ठीक है, तो ये जो है फोर्स ए पे लग रही है ड्यू टू बी। ठीक है, तो ये क्या है, दो डिफरेंट बॉडीज पे ही फोर्सेस लग रही है, तो ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। एक्शन इज कॉज एंड रिएक्शन इज द इफेक्ट। बोल सकते हैं इसको ऐसे, क्योंकि जब ए ने फोर्स लगाया तभी एक्शन हुआ, एक्शन हुआ है तभी रिएक्शन देखने को मिल रहा है हमें। तो ये एक्शन कॉज है, तो रिएक्शन क्या, उसका इफेक्ट है। नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, हैव इक्वल मैग्नीट्यूड एंड ऑपोजिट डायरेक्शन। ये तो स्टेटमेंट करेक्ट है, ये हमारा आंसर नहीं है, हमें इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो बताना है। लास्ट ऑप्शन, एक्शन एंड रिएक्शन आर एक्चुअल फोर्सेस व्हिच एक्ट एट द सेम इंस्टेंट। तो ये साइमल्टेनियस ही लगती है, जैसे ही एक्शन होगा वैसे ही रिएक्शन देखने को मिलेगा। आइदर कैन बी टेकन एज अ एक्शन एंड रिएक्शन, किसी को भी हम एक्शन और रिएक्शन ले सकते हैं। ये सभी सिचुएशन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जैसे देखो, अगर मैं बात करूं कि हम जैसे वॉक करते हैं, जैसे ये पर्सन वॉक कर रहा है, तो जब वॉक करते हैं ये पर्सन क्या करता है, फुट के साथ ग्राउंड को फोर्स लगा रहा है, तो वो एक्शन होता है। तो ग्राउंड जो है वो पर्सन पे फोर्स लगाएगा, वो क्या आ जाएगा, रिएक्शन आ जाएगा। तो अगर मैं इसको ऑपोजिट ले सकती हूँ कि जो ग्राउंड है उसने फोर्स लगाया, वो एक्शन हो गया, और रिएक्शन दूसरा कि जो पर्सन लगा रहा है, तो ये ऑपोजिट सिचुएशन तो नहीं पॉसिबल है। तो किसी को भी एक्शन और रिएक्शन नहीं ले सकते, आई थिंक सो, सिचुएशन के अकॉर्डिंग। तो इसका ऑप्शन डी आना चाहिए इसका आंसर, क्योंकि एक्शन यहाँ पे यही चीज बन सकती है ना, जब हम वॉक करने लगते हैं, हम अपने फुट के साथ प्रेस कर रहे हैं ग्राउंड को, वो क्या होता है, एक्शन होता है। तो ग्राउंड भी हमें फोर्स लगा रहा होता है, वो रिएक्शन मिल रहा होता है, जिसकी वजह से हम वॉक कर सकते हैं। तो किसी को भी एक्शन और रिएक्शन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं हो सकता कि हम जब फोर्स लगाएंगे, हम वॉक करना चाहते हैं तभी हम एक्शन कर रहे हैं ना, वो रिएक्शन नहीं बन सकता। तो ऑप्शन डी आना चाहिए इसका। नेक्स्ट है, दिवाली रॉकेट इज इजेक्टिंग 50 ग्राम गैसेस पर सेकेंड। तो दिवाली रॉकेट जो है गैसेस इजेक्ट कर रहा है पर सेकेंड, कितना है, 50 ग्राम, यानी कि यहाँ पे रॉकेट का मास चेंज हो रहा है, गैसेस इजेक्ट हो रही है। तो dm/dt कितना गिवन है, 50 ग्राम पर सेकेंड। तो वेलोसिटी कितनी गिवन है इसकी, 400 मीटर पर सेकेंड। अब एक्सेलरेटिंग फोर्स बतानी है कितनी लग रही है। अब क्योंकि यहाँ पे मास चेंज हो रहा है, तो F किसके इक्वल आ जाएगा, dm/dt इंटू वी। ये होता है न्यूटन सेकेंड लॉ के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे मास चेंज हो रहा है। ठीक है, वेलोसिटी नहीं चेंज हो रही, 400 मीटर पर सेकेंड के साथ वो जा रहा है, और गैसेस उससे बाहर निकल रही है, तो मास चेंज हो रहा है। तो ये चीज आ गई हमारे पास रिलेशन में। एफ क्या आ जाएगा, 50 ग्राम है, किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, वेलोसिटी इज 400, तो ये जीरो कैंसिल हो गई, और मिला हमें फोर्स कितना, 20 न्यूटन। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए बॉल ऑफ मास 0.2 किलोग्राम, इट इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड बाय अप्लाइंग ए फोर्स बाय हैंड। तो हमने क्या किया कि एक बॉल है जिसका मास हमें गिवन है 0.2 किलोग्राम, तो ऊपर की तरफ फेंका है हमने, फोर्स लगाई है हैंड के साथ, ऐसे फोर्स हैंड के साथ लगाई है। इफ द हैंड मूव्स 0.2 मीटर, तो हैंड की डिस्प्लेसमेंट दी गई है कि 0.2 मीटर हुई। जब हैंड ऐसे 0.2 मीटर जा रहा है, तो फोर्स लगाते वक्त जो बॉल है वो 2 मीटर हाइट गेन कर रही है। ठीक है, तो मतलब टोटल हाइट बॉल ने कितना गेन किया, 2 + 0.2 ना, क्योंकि जब
हैंड फोर्स लगा रहा था, हैंड की डिस्प्लेसमेंट हो रही, तब बॉल हैंड में ही था, ठीक है, तो वो भी 0.2 काउंट होगा। और किस हाइट पे जा रही है, 2 मीटर हाइट पे, तो टोटल हाइट कितनी कवर की इसने, 2.2 मीटर। हमें यहाँ पे फोर्स का मैग्नीट्यूड निकालना है कि फोर्स कितनी लग रही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि बॉल जो है वो हम फेंक रहे हैं ऊपर की तरफ, तो बॉल की पोजीशन चेंज हो रही है, ठीक है, फोर्स लगाने से। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वर्क डन जो है वो किसके इक्वल आ गया, पोटेंशियल एनर्जी के इक्वल। जो हम काम कर रहे हैं वो पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, एच हाइट तक बॉल जा रही है। तो ये फोर्स हमें निकालना है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, 0.2, मास कितना है 0.2, जी की वैल्यू 10, हाइट कितना है 2.2, ये 0.2 से 0.2 कैंसिल हो गया, फोर्स कितना मिला 10 इंटू 22/10, ये 10 से 10 कैंसिल, फोर्स हमें मिला 22 न्यूटन। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अ बुलेट ऑफ मास 0.05 किलोग्राम, इट इज मूविंग विद द स्पीड 80 मीटर पर सेकेंड, एंटर अ वुडन ब्लॉक एंड इट इज स्टॉप्ड एट आफ्टर अ डिस्टेंस ऑफ दिस डिस्टेंस। तो सिचुएशन क्या गिवन है, जैसे मान लो ये बुलेट है, ऐसे इसका मास है 0.05 किलोग्राम, ये किस स्पीड के साथ जा रहा है, 80 मीटर पर सेकेंड के साथ, और आगे क्या है, एक वुडन ब्लॉक है जो रेस्ट पे है, ठीक है। ये जब इसमें जाएगा तो ये कुछ डिस्टेंस तक अंदर गया और ये यहाँ पे आके रुक गया लेट से, तो अंदर इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, 0.40 मीटर। तो हमें ये रेजिस्टिव फोर्स जो बतानी है ब्लॉक ने कितनी लगाई बुलेट पे, वो बताना है। अब यहाँ पे हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम हमारे पास क्या होती है स्टेटमेंट की, जो वर्क डन होता है वो किसके इक्वल होता है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के। वर्क डन क्या आ जाएगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, काइनेटिक एनर्जी का चेंज यानी कि हाफ एम, फाइनल वैल्यू माइनस इनिशियल वैल्यू ना, तो ये वैल्यूज फिल कर दी, v क्या है फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, फाइनल वेलोसिटी क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि ब्लॉक में जाके जो बुलेट है वो रुक गया है, तो v की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, दिस इज इक्वल टू माइनस हाफ एम यू, यहाँ से फोर्स किसके इक्वल आ गया, 1/2 एम पर अपॉन डी। इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं और ये फोर्स जो है वो हमें निकालनी है, रेजिस्टिव फोर्स वो निकाल लेते हैं। मास कितना है 0.05, यू इनिशियल वेलोसिटी 80 का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितना कवर किया 0.4, तो -1/2, डेसिमल हटाया मैंने यहाँ पे 100 आ गया, ये 80 का स्क्वायर हो गया, और ये 40 का डेसिमल हटा दिया, ये 100 से 100 कैंसिल, ये 42 से 2 कैंसिल, तो -400 न्यूटन आ गया। अब ये नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ये रेजिस्टिव इन नेचर है, रेजिस्टिव फोर्स है ये, नेगेटिव साइन से पता चल रहा है, क्योंकि यहाँ पे बुलेट जो पहले मोशन में था उसका मोशन क्या हुआ है, रेजिस्ट हुआ है ना, वो स्टॉप हो गया है, तो ये इसीलिए ये नेगेटिव साइन जो है वो हमें यही बता रहा है कि ये फोर्स क्या है, रेजिस्टिव फोर्स है। ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए बॉडी ऑफ मास 2 किलोग्राम, इट इज मूव विद एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड, द चेंज इन मोमेंटम इन 1 सेकेंड इज। तो यहाँ पे मास हमें गिवन है 2 किलोग्राम, एक्सेलरेशन हमारे पास है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और हमें यहाँ पे मोमेंटम चेंज पूछा है पर सेकेंड इन 1 सेकेंड, ठीक है। अब हमें पता है फोर्स किसके इक्वल होता है, चेंज इन मोमेंटम, ठीक है, फोर्स को लिख सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन। अब 1 सेकेंड में पूछा है तो डेल्टा टी 1 हो गया, मास की वैल्यू फिल की, हमारे पास क्या है मास 2, एक्सेलरेशन इज 3, तो डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू क्या आ गई 6, तो ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर यहाँ पे पर सेकेंड होगा तो ये सेकेंड से यूनिट कैंसिल हो जाएगी, या तो पर सेकेंड होगा यहाँ पे, जो यूनिट्स मीटर पर सेकेंड में दी गई है, ठीक है। अदरवाइज चेंज इन मोमेंटम है वो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ गया। अगर चेंज इन मोमेंटम पर सेकेंड होता तो हम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी निकालते, तब ये यूनिट किलोग्राम पर मीटर पर सेकेंड आता, तो ऑप्शन जो ए है वो इसका करेक्ट आंसर है। If n bullets each of mass m, these are fired with velocity v per second,
अब यहाँ पे n बुलेट्स हैं जिनका मास क्या है m है, उसको फायर किया गया बुलेट्स को कितनी वेलोसिटी के साथ पर सेकेंड v पर सेकेंड फ्रॉम अ गन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द गन इन पोजीशन इज। तो हमें बताना है कि कितना फोर्स लगेगा कि जो गन है वो अपनी पोजीशन पे होल्ड रहे। ठीक है, तो इनिशियली क्या है कि हमारे पास यहाँ पे कोई एक्सटर्नल फोर्स तो लग नहीं रहा है ना, नो एक्सटर्नल फोर्स इज देयर, तो यहाँ पे लीनियर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो सिचुएशन क्या मिली, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब इनिशियली क्या था कि मान लो गन का मास में एम ले रही हूँ, ठीक है, इनिशियली गन रेस्ट पे है, बुलेट्स भी उसके अंदर ही है, बुलेट्स भी मूव नहीं कर रहे। एक सेकेंड, यहाँ पे आ जाएगा यही सिचुएशन होगी ना, टोटल सिस्टम का देखेंगे मोमेंटम। इनिशियली तो दोनों ही रेस्ट पे है, जीरो आ गया। ये मोमेंटम ऑफ गन, बुलेट का मोमेंटम क्या आ जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी, मास बुलेट का m है, वेलोसिटी उसकी v है, और नंबर ऑफ बुलेट्स n है। तो यहाँ से मुझे पता चल रहा है कि जो गन का मोमेंटम है वो कितना आ गया, nvm। ये मोमेंटम चाहिए गन के लिए, ठीक है, ऑपोजिट डायरेक्शन में ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे फोर्स निकालना है, तो फोर्स क्या होता है, चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम, है ना। चेंज इन मोमेंटम हम निकालेंगे यहाँ पे, हमें यहाँ पे बताना है कि गन को होल्ड करने के लिए कितनी पोजीशन है, तो गन का मोमेंटम कितना चेंज हो रहा है वो पता होना चाहिए। इनिशियली गन जो थी वो रेस्ट पे थी, फाइनल मोमेंटम हमें ये मिल रहा है, तो माइनस एन बी एम अपॉन पर सेकेंड है ना ये, तो पर सेकेंड टी की वैल्यू क्या आ गई, पर सेकेंड दैट इज 1। तो इतनी ही हमें फोर्स चाहिए, ठीक है, गन को होल्ड करने के, पोजीशन में होल्ड करने के। ठीक है, तो नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि ऑपोजिट डायरेक्शन में मोशन, बुलेट आगे की तरफ जा रहा है, गन पे फोर्स पीछे की तरफ लगेगी ना। ठीक है, तो उसको अगर होल्ड करना है तो हमें कितनी फोर्स चाहिए, दैट विल बी एन बी एम। ऑप्शन ए आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, ए बॉय वाज सिटिंग ऑन अ बैक ऑफ हॉर्स, the horse suddenly starts running, the body fell in the forward direction, fell in backward, remains in sitting position without experiencing any force or none of these। अब जो बॉय है वो हॉर्स पे बैठा है, जब हॉर्स जो है रन करना स्टार्ट करेगा तो जो बॉय है उसकी लोअर बॉडी जो पार्ट होगी, लोअर पार्ट है जो बॉडी का, वो मोशन में आ गया, बट जो अपर बॉडी है, ठीक है, वो क्या है, रेस्ट पे होगी ड्यू टू द इनर्शिया। ठीक है, इनर्शिया की वजह से क्या होगा, वो अपर पोर्शन होगा जो बॉडी का वो रेस्ट पे होगा। तो जब हॉर्स सडनली भागना शुरू कर देता है, रन करना स्टार्ट कर देगा, तो जो बॉडी है वो पीछे की तरफ फेल करेगी ड्यू टू द इनर्शिया। इनर्शिया क्या होता है कि जिसको कि बॉडी जो है अपना पोजीशन जो है वो चेंज करने से रोक रही है। ठीक है, तो अपर पोर्शन क्या था, वो रेस्ट पे था, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से क्या हो रहा है, पोजीशन ही चेंज कर पाई, जो एकदम से जब हॉर्स भागने लग जाएगा तो हमारी बॉडी क्या हो रही है, जो बॉय है उसकी बॉडी पीछे की तरफ फॉल। नेक्स्ट है हमारे पास, ए ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस। लेट से ये हमारा हॉरिजॉन्टल सरफेस है, यहाँ पे हमारा जो ब्लॉक है जिसका मास क्या है 2 किलोग्राम वो पड़ा है, इट रेस्ट। हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा दी 5 न्यूटन, मान लो हॉरिजॉन्टल फोर्स इस तरफ लगाई 5 न्यूटन। कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक एंड काइनेटिक फ्रिक्शंस आर, ये स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, और काइनेटिक फ्रिक्शन वाले की वैल्यू है 0.2। फ्रिक्शनल फोर्स बताना है कितना है। ठीक है, अब पहले हमें देखना पड़ेगा कि यहाँ पे ये जो फोर्स लगने से बॉडी रेस्ट में ही रही या फिर मोशन में आई। ठीक है, वो कैसे पता चलेगा, जब हम लिमिटिंग वैल्यू निकालेंगे। तो लिमिटिंग वैल्यू का रिलेशन क्या होता है, म्यू एस इंटू एन। तो म्यू एस की वैल्यू क्या है 0.4,
इंटू एन। एन क्या होता है? नॉर्मल रिएक्शन। अब ये जो ब्लॉक है हॉरिजॉन्टल सरफेस के साथ कांटेक्ट में है, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ मिलेगा, और वेट की वजह से फोर्स इसकी नीचे की तरफ लग रही है, तो नॉर्मल रिएक्शन किसके साथ बैलेंस हो रहा है? 2g के। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ गया? 0.4, एन की वैल्यू क्या है? 2g, 0.42, जी की वैल्यू 10 ले लेते हैं, तो ये कितना मिला? लिमिटिंग वैल्यू 8 न्यूटन मिली। यानी कि लिमिटिंग वैल्यू जो है वो 8 न्यूटन आ रही है, अप्लाइड फोर्स कितना है? 5 न्यूटन। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है? बॉडी मूव ही नहीं कर सकती, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की लिमिटिंग मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ रही है? मैक्सिमम फ्रिक्शन 8 न्यूटन लग रहा है और अप्लाइड कितना किया गया है? 5 न्यूटन। तो यानी कि लिमिटिंग वैल्यू बड़ा है अप्लाइड फोर्स से, तो बॉडी रेस्ट पे ही रहेगी, नहीं कर सकती, कि मैक्सिमम जो अप्लाइड फोर्स है वो 5 न्यूटन है, और ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है? दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन जो इस बॉक्स पे लग रही है, तो बॉडी रेस्ट पे रहेगी। अब बात आती है कि फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो फ्रिक्शन जो लगेगा दैट विल बी 5 न्यूटन। ये वैसे तो हो नहीं सकता कि 5 न्यूटन की फोर्स आगे की तरफ लग रही है और फ्रिक्शन पीछे की तरफ 8 न्यूटन लग रही है, तो वो पीछे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा फोर्स लग रही है, ऐसा तो होता नहीं है। ये जो होती है स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होती है? सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स होती है, तो ये अपनी वैल्यू क्या करेगी? एडजस्ट करेगी। अब फोर्स 5 न्यूटन मिल रहा है, तो बैकवर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मिलेगी वो कितनी मिलेगी? फ्रिक्शनल फोर्स दैट विल बी 5 न्यूटन। ठीक है, तो फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू यहाँ पे 5 न्यूटन आएगी, ऑप्शन डी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन अ ब्लॉक ए एंड of mass 2 kilogram and the table as shown in diagram is 0.2। यहाँ पे डायग्राम क्या था कि ये टेबल है, यहाँ पे ब्लॉक पड़ा है ए, ठीक है, तो इसका मास कितना है? 2 किलोग्राम, और इन दोनों के बीच जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू 0.2 गिवन है। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास ऑफ ब्लॉक बी सो दैट ब्लॉक बोथ द ब्लॉक इज स्टेशनरी। दूसरा ब्लॉक कहाँ पे है? डायग्राम इसकी ऐसे थी, यहाँ पे स्ट्रिंग लगी हुई है, स्ट्रिंग के साथ ये दूसरे ब्लॉक के साथ ऐसे अटैच है, ब्लॉक बी के साथ। हमें यहाँ पे पूछा गया है कि मास की वैल्यू हम कैपिटल एम ले लेते हैं, ब्लॉक बी का मास एम है, उसकी वैल्यू हमें बतानी है कि जो दोनों ब्लॉक्स है वो रेस्ट पे रहेंगे। ठीक है, अज्यूमिंग द स्ट्रिंग एंड पुलीज आर मासलेस एंड स्मूथ। अब क्योंकि ये रेस्ट पे है, ठीक है, दोनों मासेस रेस्ट पे कब रह सकते हैं? जब वो दोनों पे फोर्स जो लग रही होगी वो क्या होगी? जीरो नेट फोर्स, मतलब दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन में होने चाहिए। ठीक है, तो अब देखो फोर्सेस इन ब्लॉक पे कौन सी लग रही हैं। यहाँ पे अगर बात करें तो इस तरफ टेंशन फोर्स लगेगी, अगर टेंशन इस तरफ लग रही है तो ये ब्लॉक आगे की तरफ जाएगा, इसका मोशन इस तरफ होगा, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स है इसके मोशन को अपोज करेगी, तो फ्रिक्शनल फोर्स इस तरफ मिलेगी। अब क्योंकि ये मोशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि दोनों ब्लॉक्स क्या है? स्टेशनरी रहने चाहिए, तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो किसके साथ बैलेंस हो रही है? टेंशन के साथ। फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है? म्यू इंटू एन, दिस इज इक्वल टू टेंशन फोर्स। म्यू हमारे पास गिवन है 0.2। नॉर्मल रिएक्शन क्या आ जाएगा? वेट के साथ बैलेंस होगा, क्योंकि नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ मिलेगा, वेट इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो नॉर्मल रिएक्शन को क्या लिख सकते हैं हम? मास कितना है इस ब्लॉक का? 2, और g इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे g की वैल्यू फिल की हमने, तो टेंशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 0.2 इंटू 2 इंटू 10, यानी कि टेंशन फोर्स कितना मिल रहा है? 4 न्यूटन। अब ये ब्लॉक भी रेस्ट पे रहना चाहिए, तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस लग रही है? एक तो इसके वेट की वजह से फोर्स, और इसके ऊपर टेंशन ऐसे लग रही है, तो यहाँ पे फोर्सेस को बैलेंस कर दे अगर T इज इक्वल टू एम इंटू जी। अब जो मैक्सिमम टेंशन यहाँ पे मिल रहा है, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स के साथ ही टेंशन को बैलेंस किया ना, तभी ये ब्लॉक जो है रेस्ट पे रहेगा। तो टेंशन की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे? 4। मास हमें निकालना है, जी की वैल्यू 10, तो मास की वैल्यू कितनी आ गई? 0.4 किलोग्राम। ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, a force of 49 Newton is just able to move a block of mass 10 किलोग्राम on a rough horizontal surface। तो एक रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस है, उस पे ये ब्लॉक पड़ा है जिसका मास 10 किलोग्राम है। इस पे क्या है? 49 फोर्स न्यूटन की फोर्स लगाई है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हमें यहाँ पे पूछा गया है। अब 49 न्यूटन की फोर्स जो लग रही है, ये कैसी फोर्स है? इट इज जस्ट एबल टू मूव द ब्लॉक, कि इतनी फोर्स लगी तो इससे ब्लॉक मोशन में आ गया। ठीक है, तो अगर फोर्स इस तरफ लग रही है, फ्रिक्शनल फोर्स तो इस तरफ लगेगा,
ठीक है, मतलब ये क्या है, अप्लाइड फोर्स जो है वो किसके इक्वल आ रही है, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल, क्योंकि लिमिटिंग वैल्यू ही होती है ना हमारी वैल्यू फ्रिक्शन की, जहाँ पे जो ब्लॉक है वो मोशन में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स है एफ फ्रिक्शनल फोर्स वो क्या आ जाएगा, म्यू इंटू एन। लिमिटिंग वैल्यू किसके इक्वल आ गई 49, ये फोर्स इस तरफ लग रही है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू, और ये एन की वैल्यू क्या आ जाएगी, नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ मिल रहा है, ये किसके साथ बैलेंस होगा, वेट के साथ, एम इंटू जी। तो ये 49 इज इक्वल टू म्यू, मास कितना है यहाँ पे 10, जी की वैल्यू भी 10 ले लेते हैं, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू क्या आ गई 49/100, दिस इज 0.49, तो अप्रोक्सीमेटली कितना लिख सकते हैं हम इसको 0.5, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इफ ए बॉडी इज मूविंग विद वेलोसिटी v ऑन ए हॉरिजॉन्टल सरफेस, द कोफिशिएंट ऑफ friction is mu, it will come to rest after moving a distance as given by। तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ऑब्जेक्ट जो है वो मूव कर रही है, ठीक है, ऑब्वियस है फ्रिक्शन फोर्स भी यहाँ पे लगेगा, और कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन हमें यहाँ पे u गिवन है, तो ये कुछ टाइम बाद क्या होगा, रेस्ट पे आ जाएगा, तो हमें बताना है कि कितना डिस्टेंस कवर करने के बाद ये रेस्ट पे, ठीक है। अब इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है ब्लॉक की, 0 नहीं, v इस वेलोसिटी के साथ ये मूव कर रहा है, क्योंकि ये रेस्ट पे आ जाएगा कुछ टाइम के बाद, तो फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 आ गई, ठीक है। हम इस पे रिलेशन यूज कर सकते हैं ये वाला, राइट, तो v इज 0 माइनस यू स्क्वायर, ये u की वैल्यू इनिशियल वेलोसिटी इज v स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 2as, तो यहाँ से डिस्टेंस s किसके इक्वल आ गया, माइनस v स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है, अब देखो ध्यान से, अगर मोशन आगे की तरफ हो रहा है, इस तरफ, फ्रिक्शन इस तरफ लगेगा, ठीक है, तो फ्रिक्शन क्या होता है हमारे पास, म्यू इंटू एन, ये किसके साथ बैलेंस हो रहा है, जो आगे की तरफ फोर्स लग रही है, दैट इज वहां से टू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये एन क्या होता है हमारे पास, किसके साथ बैलेंस होगा, एन, एन नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ, वेट नीचे की तरफ, तो एन की वैल्यू क्या आ गई, एम जी, दिस एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल हो गया, तो एक्सेलरेशन मिला म्यू जी। अब ये एक्सेलरेशन क्या होगा, नेगेटिव साइन के साथ आएगा, क्योंकि मोशन आगे की तरफ हो रहा है, फ्रिक्शन फोर्स पीछे की तरफ लग रही है, तो फ्रिक्शन का काम क्या होता है, मोशन को अपोज करना, वहीं से हम ये जो निकाल रहे हैं ना, क्योंकि ये ऐसे भी समझ सकते हो कि ये रेस्ट पे आ गई है, अगर रेस्ट पे आ गई तो इसकी एक्सेलरेशन क्या होगी, डिक्रीज होगी ना, तभी तो ये रेस्ट पे आएगा, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन ले लिया। अब ये जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें वैल्यूज फिल कर देते हैं, एस इज माइनस वी स्क्वायर टू ए की वैल्यू माइनस म्यू जी, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन u गिवन है, तो म्यू की जगह u लिख लेते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया साइन, तो डिस्टेंस कितना आ गया, v स्क्वायर इज 2 ug अपॉन 2 ug, ऑप्शन बी मिलेगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकंड इन विच ए कार ड्राइवर मस्ट ट्रैवर्स अ फ्लैट कर्व ऑफ रेडियस 150 मीटर, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.6 टू अवॉइड स्किडिंग। तो हमें यहाँ पे पूछा गया है कि एक कार ड्राइवर है, ठीक है, तो कार जो है कि मैक्सिमम वेलोसिटी बतानी है, ताकि जो कार वो है कर्व के अलोंग क्या कर रही है, टर्न ले रही है, ठीक है, कि वो टर्न लेते वक्त क्या हो, स्किड ना हो, तो हमें पता है कि जो मैक्सिमम वेलोसिटी आएगी वो हमारे पास क्या होता है, रिलेशन म्यू आर जी, ये मैक्सिमम वेलोसिटी होनी चाहिए, तभी जो कार है वो स्किड नहीं होगी। तो कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है 0.6, रेडियस इज 150, जी की वैल्यू 10, तो यहाँ से ये क्या आ गया 6 इंटू 150, 10 डेसिमल हटा के कैंसिल कर दिया, 15 6 90, 900, और ये कितना मिला 30 मीटर पर सेकेंड, तो ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन होल्ड गुड फॉर बोथ इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम्स, ये गलत स्टेटमेंट है, कि न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन जो है वो सिर्फ इनर्शियल फ्रेम में ही होल्ड होते हैं, नॉन इनर्शियल फ्रेम में नहीं होल्ड होते, ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन जो है वो ए ही आएगा, क्योंकि हमें रॉन्ग स्टेटमेंट जो है वो पिक करनी है, तो इसका आंसर क्या है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कार मूव्स एट द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, तो कार जो है 20 मीटर पर सेकेंड स्पीड से जा रही है बैंक्ड रोड, एंड डिस्क्राइब ए आर्क ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस, बैंक रोड के ऊपर जा रही है, ठीक है, बैंक रोड है, बैंकिंग की हुई है रोड की, तो रेडियस जो गिवन है दैट इज 40√3 मीटर, हमें एंगल ऑफ बैंकिंग बताना है कितना होगा। अब एंगल ऑफ बैंकिंग हमें पता है, ये रिलेशन होता है हमारे पास v स्क्वायर अपॉन आर जी, ठीक है, फोर्सेस कंपोनेंट्स को निकालेंगे फिर डिराइव करेंगे, हमें ये रिलेशन डायरेक्टली याद रखनी है।
तो ये जो tan थीटा है ये किसके इक्वल आ गया, v क्या है, स्पीड कितनी है 20, 20 का स्क्वायर है ये, रेडियस कितना है 40√3, g की वैल्यू 10 ले लेते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, तो 4 ये कैंसिल, तो tan थीटा कितना मिला मुझे यहाँ पे 1/√3, तो 1/√3 की वैल्यू कब होती है 30 डिग्री पे, तो ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है टू आयरन ब्लॉक ऑफ इक्वल मासेस, ठीक है, बट विद डबल सरफेस एरिया स्लाइड डाउन द इंक्लाइन प्लेन विद कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, तो एक इंक्लाइन प्लेन है, लेट्स ड्रॉ हियर, ये गलत हो गया, ये ऐसे इंक्लाइन प्लेन है हमारे पास, ठीक है, तो दो आयरन के ब्लॉक्स हैं, ठीक है, दोनों का मास क्या है सेम है, यहीं पे ड्रॉ कर दूं, ऐसे बना लेते हैं, ये इंक्लाइन प्लेन है, एक ब्लॉक ये रहा, दूसरा मैं बना देती हूँ, उसका डबल सरफेस एरिया है, इसका एरिया ए लिया है, दूसरे का एरिया क्या है 2a डबल, ठीक है, if the first block slide with surface area a experience a frictional force F, second block जो है जिसका surface area 2a है, ठीक है, डबल है, it will experience a frictional force, कितनी frictional force उस पर लगेगी, तो जो frictional force होती है it is independent of area of contact, एरिया पे तो कोई डिपेंडेंसी नहीं है ना इसकी, हम फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड कैसे करते हैं, म्यू इनटू एन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और नॉर्मल रिएक्शन पता होना चाहिए, नॉर्मल रिएक्शन वेट के साथ बैलेंस हो जाएगा, ठीक है, तो एरिया के साथ तो इसका कोई डिपेंडेंसी नहीं है, इंडिपेंडेंट है एरिया की, तो अगर फर्स्ट जो ब्लॉक स्लाइड कर रहा है उस पे जो फ्रिक्शनल फोर्स एफ मिल रही है इस पे, तो दूसरे पे भी एफ ही मिलेगी, ऑप्शन बी आएगा इसका करेक्ट आंसर।